दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबसे अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है सोने का पिंजरा। रोहन एयरपोर्ट से सीधे गुड़गांव चल दिया। वहाँ उसे 11 बजे ज्ञानेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद का इंटरव्यू देना था। इसी का उसे लेटर भी आया था। उम्मीद थी कि 10:30 बजे तक वह वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उसे इस शहर के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं था। गुड़गांव के ट्रैफिक का हाल भुक्तभोगी ही समझ सकता है कि कोई भी कहीं भी वक्त पर नहीं पहुँच सकता। गति में पैदल से भी पराजित होती कारों की लंबी कतारों में फंसा आदमी बेबस पंछी की तरह छटपटा कर रह जाता है। रोहन बार बार ड्राइवर से जल्दी चलने के लिए कहता, लेकिन वह भी बेचारा क्या करता। उसकी भी मजबूरी थी। रास्ते पे जगह ही नहीं थी। हर तरफ कारें और मोटर गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वो आगे कैसे बढ़ता। आप महंगी से महंगी गाड़ी में क्यों न सवार हो, गंतव्य पर समय से पहुंच पाना पूर्णतया आपकी किस्मत पर ही निर्भर करता है, खासकर गुड़गांव में। रोहन बहुत मुश्किल से 11:15 बजे ज्ञानेश्वरी प्लाजा की शानदार इमारत तक पहुंच ही गया। लगभग दौड़ते हुए वह लिफ्ट पर सवार होकर छठी मंजिल पर स्थित मैनेजिंग डायरेक्टर की खास सेक्रेटरी के पास जाकर पहुंच गया अपने इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, और अपनी उखड़ी हुई सांसों को लगभग नियंत्रित करते हुए बोला, मैम, मैं रोहन कुमार हूँ। 11 बजे मेरा एमडी से अपॉइंटमेंट था। आज मेरा इंटरव्यू था, मगर ट्रैफिक जैम की वजह से मैं लेट हो गया और वक्त पर नहीं पहुँच पाया। सॉरी, क्या मैं एमडी से मिल सकता हूँ? मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए प्लीज़। एमडी बहुत व्यस्त हैं, आज उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको बधाई देना चाहती हूँ। खूबसूरत सेक्रेटरी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। बधाई? किस बात की? आपका चयन वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए हो गया है, इसके लिए आपको बधाई देनी है। लेकिन ऐसे कैसे, बिना इंटरव्यू के? रोहन का स्वर आश्चर्य से अब भर उठा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एमडी आपकी क्वालिफिकेशंस और आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने आपका रेज्यूमे देखते ही आपका पहले से ही चयन कर लिया है। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। सेक्रेटरी ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से स्वर में उनको बताया और फिर बोली, लेकिन उसके लिए आपको हमारी कंपनी की 2-3 शर्तें माननी होंगी। रोहन ने लेटर पढ़ा। उसका वेतन 2 लाख रुपए महीना पहले से ही तय कर दिया गया था। कैसी शर्तें? रोहन ने अपनी खुशी को लगभग छुपाते हुए पूछा था। वह तो खुशी के मारे मन ही मन उछल पड़ा था। पिछली कंपनी में उसे 1,40,000 रुपये महीना मिलते थे, और यहाँ बिना मांगे और बिना इंटरव्यू के ही उसे 2 लाख रुपए का प्रस्ताव मिल रहा था। अपनी काबिलियत पर रोहन को अनायास ही गर्व हो उठा। आपको हमारी कंपनी आज से ही ज्वाइन करनी होगी, बल्कि अभी से। आज ही आप अपनी पुरानी कंपनी से इस्तीफ़ा ले लेंगे। अभी का अभी आपको उनको इस्तीफ़ा देना होगा, और साथ ही आपको हमारी कंपनी से कम 5 साल का सर्विस का एग्रीमेंट करना होगा। 5 साल तक आप केवल हमारे यहाँ काम करेंगे, कहीं और नहीं। इसके एवज़ में कंपनी आपको हर साल 10% का इंक्रीमेंट देती रहेगी। आपको उसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक ही सांस में सारी की सारी शर्तें गिना दी। 5 साल का एग्रीमेंट? रोहन पल भर के लिए ठिठका। सोच लीजिए सर, ज्ञानेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स आज के टाइम में एक बहुत बड़ा नाम है। 5 साल बाद अगर आप कंपनी छोड़ना भी चाहेंगे तो तब तक आपकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी होगी। सेक्रेटरी ने उसे समझाया। उसकी बात में दम था। रोहन ने बिना सोचे समझे फ़ौरन हामी भर दी। उसने वहीं से अपना इस्तीफ़ा अपनी पुरानी कंपनी को फैक्स कर दिया। सेक्रेटरी ने तुरंत ही एग्रीमेंट तैयार करवा दिया और रोहन ने उसे तुरंत साइन कर दिया। रोहन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वह उस पर एमडी के हस्ताक्षर करवाने उसके चैम्बर में चली गई। वह थोड़ी ही देर में वापस लौटी और रोहन को नियुक्ति पत्र पकड़ाते हुए बोली, सर,
बधाई हो आपको। आइए आपको आपके चैम्बर तक पहुंचा दूं। अब वह उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी देने लगी इन बिल्डिंग के बारे में। एमडी का चैम्बर ज्ञानेश्वरी प्लाजा की 6वीं मंजिल पर था और वाइस प्रेसिडेंट का पहली मंजिल पर। वाइस प्रेसिडेंट का कक्ष रोहन की सोच से कहीं ज़्यादा आलीशान और बेहतर था। उसने अपने सपने में भी यह सब कभी नहीं सोचा था। इटालियन ग्लास की चमचमाती हुई मेज़ के पीछे एक शानदार एग्जीक्यूटिव चेयर उसका इंतज़ार कर रही थी और उसका भविष्य भी उसका इंतज़ार कर रहा था। अपनी किस्मत पर इतराते हुए रोहन चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वह पूरा दिन आराम से बीता। न तो कोई फ़ोन कॉल आया और ना ही कोई फाइल। खाली समय में रोहन भविष्य की लगातार योजनाएं बनाता रहा। आखिर हर महीने उसे 2 लाख मिलने थे। अगले 3 दिनों तक भी जब उसके पास कोई भी काम नहीं आया और ना ही कोई फ़ोन कॉल, तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने 6वीं मंजिल पर जाकर सेक्रेटरी से जब इस बारे में पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप चिंता क्यों करते हैं? आज 30 तारीख है और हिसाब से आपने 4 दिन यहाँ काम किया है। अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। आपकी 4 दिनों की सैलरी वहाँ पहुँच चुकी होगी। बस आप अपने सैलरी पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी काम नहीं आया है और ये मुझे सही नहीं लग रहा। वह आपका नहीं, कंपनी का सिरदर्द है। वह फिर से मुस्कुराई। क्या मैं एमडी से मिल सकता हूँ? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सॉरी, आज वे बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, वे आपसे नहीं मिल सकती। उसने साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे पूरा 1 सप्ताह फिर से बीत गया। रोहन के पास ना तो कोई फ़ोन कॉल आया और ना ही कोई काम, ना ही कोई फाइल। अपने चैम्बर पर बैठे बैठे अब वह ऊबने लगा। जब भी वह एमडी से मिलने का समय मांगता उसे मना कर दिया जाता। सेक्रेटरी उसे साफ मना कर देती किसी न किसी बहाने से। धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। रोहन को ना तो कोई काम मिला और ना ही एमडी से मिलने का अवसर। उसने बहुत कोशिश की सेक्रेटरी से सब कुछ जानने की, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। खाली समय अब उसे काटने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनी उसे किस बात के पैसे दे रही है। काम तो वह दे नहीं रही है। वाइस प्रेसिडेंट का शानदार एसी कमरा उसे अब सोने के पिंजरे की तरह लगने लगा था, जिसमें रोज़ सुबह आकर उसे कैद हो जाना होता था। उसके बाद वहीं बैठे रहो शाम तक और कोई भी काम नहीं। उसने एमडी से मिलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सका। 3 महीने बीतते बीतते रोहन को अब लगने लगा था कि इस तरह खाली बैठे बैठे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वह पूरी तरह से पागल हो जाएगा। एक दिन वह सेक्रेटरी के पास पहुंचा और बुरी तरह चिल्लाते हुए और झल्लाते हुए बोला, ये क्या तरीका है? मैं इतने दिनों से एमडी से मिलने का टाइम मांग रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलने ही नहीं दे रही। आखिर आप मुझसे उनसे क्यों नहीं मिलने दे रही? सर, एमडी साहब ने आपको टाइम देने से सख्त मना कर रखा है। लेकिन क्यों? यह तो वही जाने सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आज आप एमडी से मेरी मुलाकात नहीं करवाती हैं तो मैं कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, तो मैं कंपनी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। रोहन तैश में आ गया। सॉरी सर, आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते क्योंकि आपने कंपनी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट पहले से ही साइन कर रखा है। सेक्रेटरी ने शांत स्वर में उसे समझाया। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कुछ तो समझाइए मुझे, मेरा दिमाग अब खराब होने लगा है। वह अब लगभग चिल्लाने लगा, इस तरह खाली बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी सारी योग्यता और काबिलियत जंग खा जाएगी। उसने लगभग चीखते हुए कहा। सेक्रेटरी कुछ भी कह पाती उसके पहले ही उसके सामने रखा हुआ इंटरकॉम बज उठा। उसने हैंडसेट उठाकर कुछ सुना और फिर सर्द आवाज़ में उससे बोली, आपके चीखने चिल्लाने की और बुलंद आवाज़ अंदर तक जा रही है। एमडी ने आपको अंदर अपने केबिन में बुलाया है। जाइए,
अंदर जाइए। रोहन तेज कदमों से एमडी के चैम्बर की ओर बढ़ा। सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था आर के ज्ञानेश्वरी। उसने एक उचटती हुई दृष्टि गुस्से में एमडी की नेम प्लेट पर डाली, लेकिन वह जल्द से जल्द एमडी से मिलना चाहता था, इसलिए झटके के साथ दरवाज़ा खोलकर जल्द से जल्द भीतर दाखिल हुआ। वह आज आर पार का फैसला कर लेना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। एमडी साहिबा अपनी मेज़ के पीछे रखी हुई शेल्फ से कोई फाइल निकालकर देख रही थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उनकी पीठ इस समय दरवाजे की ओर थी, इसलिए वह उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उन्होंने पीछे मुड़े बिना ही उससे पूछा, यस मिस्टर कुमार, क्या बात है? मेरे कानों में आपके चीखने चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। मैडम, आखिर कंपनी में मुझसे कोई काम क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे पास कोई भी काम नहीं आ रहा। रोहन ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए एमडी से पूछा। कंपनी लेकिन हर महीने आपको तनख्वाह तो दे रही है ना? एमडी ने वहीं पीछे रुके रुके कहा। जी हाँ, बिल्कुल दे रही है, लेकिन मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा। एक तरह से मुफ्त की कमाई खा रहा हूँ, जो कि मुझे बुरा लग रहा है। रोहन ने मन की बात रखी। मुफ्त की कमाई खाना तो आपकी पुरानी आदत है। रोहन को ऐसे जवाब की अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। एमडी का स्वर पूरी तरह से अचानक कड़ा हो गया था। जी, क्या कहा आपने? जी हाँ। एमडी अब झटके से पीछे मुड़ी और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, रिचा तुम? रोहन यूं उछला जैसे उसने एक भूत को देख लिया हो। हाँ, मैं रिचा कुमारी ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स की प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर और एमडी। और इसलिए तुम नहीं, आप कहिए। रिचा ने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। रोहन को काटो तो खून नहीं। जी, वो मैं रोहन हड़बड़ा कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी रिचा से इस तरह मुलाकात होगी। रोहन को काटो तो खून नहीं था। इसी कमरे में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला रही थी और उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। उसकी टांगें कांप रही थी। वह रिचा के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर पा रहा था। कमरा उसे घूमता हुआ सा लग रहा था। वह खुद को संभालता हुआ वहाँ रखी हुई कुर्सी का सहारा लेकर वहीं पर खड़ा हो गया। रिचा ने उस पर एक कठोर दृष्टि डाली और इंटरकॉम का बटन दबाते हुए अपनी सेक्रेटरी को भीतर आने का आदेश दिया। मिस शीतल, कम इन प्लीज़। कुछ ही पलों में सेक्रेटरी कमरे के भीतर थी। रिचा ने उनसे कहा, मिस्टर रोहन की तबीयत शायद कुछ खराब लग रही है। तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ और रेस्टोरेंट में ले जाइए। ज़रूरत हो तो मेडिकल रूम के डॉक्टर की सलाह लेकर उन्हें जो भी ज़रूरत हो उसे दिला दीजिए। बेहतर महसूस करें तो इन्हें अंदर भेज दीजिएगा। यह कहते हुए वे अपने काम में बिजी हो गई। रोहन और सेक्रेटरी के कमरे से बाहर जाते ही रिचा अपने अतीत में पहुंच गई। 20 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में वहीं पहुंच गई। तब रिचा, ज्योति, सुजीत और रोहन की चौकड़ी यूनिवर्सिटी भर में पूरी तरह से प्रसिद्ध थी। चारों जी भरकर हुल्लड़ करते, मस्ती मजाक करते थे, पर पढ़ाई में भी सभी से आगे रहते थे। रिचा हर बार प्रथम आती थी और फिर ज्योति, सुजीत और रोहन में द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर आने के लिए लगातार प्रतियोगिता और मेहनत लगी रहती थी। यूं ही हंसते खेलते रिचा और रोहन कब एक दूसरे की आंखों में भविष्य के सपने एक साथ देखने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों में प्यार हो गया। एमएससी करने के बाद दोनों ने रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। थीसिस पूरी होने के बाद दोनों का शादी करने का इरादा था, इसलिए दोनों ही अपने थीसिस पर अब ध्यान देने लगे। रिचा ने
थीसिस पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया था और लगभग उसने 2 साल बहुत जी तोड़ मेहनत की। हमेशा लाइब्रेरी में पुस्तकों के ढेर के नीचे घिरी रहती थी। एक दिन रोहन ने उसे टोका, तुम्हारे लिए तो थीसिस ही सब कुछ है, मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। ऋचा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया था। मेरे लिए? वह कैसे भला? अरे भाई मेरे बुद्धू राजा, ऋचा अब हंस पड़ी थी। हमने तय किया है ना कि अपनी थीसिस पूरी करने के बाद हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे और मुझे शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है, समझे तुम? ओह, तब तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो काफ़ी ढीला चल रहा था, अभी तक तो मेरा सिनॉप्सिस भी नहीं हुआ है, मैंने उसी की तैयारी भी नहीं की है। रोहन अब वापस से मुस्कुराया। इसके करीब 8 महीने बाद एक दिन उसने एक फाइल रोहन को उसे हाथ में देते हुए कहा, रोहन, मेरी थीसिस का रफ ड्राफ्ट तैयार हो गया है, तुम एक नज़र इसे देख लो और हाँ, अगर कोई कमी हो तो मुझे प्लीज़ बता देना ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूं। ठीक है, रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन जब रोहन मिला तो बोला, ऋचा, तुम्हारी थीसिस तो कमाल की है, मैंने उसे कल रात बैठकर पूरी रात पढ़ ली, प्रकाशित होते ही तहलका मचा देगी। क्या बढ़िया थीसिस लिखी है तुमने, मगर कहीं कहीं पर हल्के फुल्के सुधार की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर तुम कहो तो मैं उसे ठीक कर दूं, जैसे तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। 4-5 दिन लग जाएंगे, इसलिए तो तुम्हें दी है। अपनी प्रशंसा से अभिभूत होकर ऋचा ने अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। वह उसके साथ बेहद खुश रहती थी। उसके बाद अगले 4 दिनों तक रोहन नहीं दिखा तो ऋचा, ज्योति और सुजीत उसके कमरे पर गए और वहाँ उसके बारे में पूछने लगे। मकान मालिक ने उन्हें बताया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उससे मिलने अचानक से उनके गांव चला गया है। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतते गए और फिर 1 महीना बीत गया, लेकिन रोहन की कोई भी खबर नहीं मिली। परेशान ऋचा ने एक दिन मकान मालिक से उसका पता ले लिया। पता लेकर उसने सुजीत को वह पता दे दिया और उसे उसके गांव भेज दिया। उसने लौटकर बताया कि रोहन के माँ बाप की काफ़ी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी और अभी वहाँ पर ऐसी कोई हालत नहीं दिखी। कुछ दिनों पहले वह अपना घर और अपना ज़मीन बेचकर कहीं चुपचाप चला गया है और उसका पता ठिकाना किसी के पास भी नहीं है। ऋचा यह जानकर बहुत हैरान हो गई। रोहन ने ऐसा क्यों किया किसी की समझ में भी नहीं आ रहा था, पर यह रहस्य ज़्यादा दिनों तक रहस्य नहीं रहा। एक दिन ज्योति खुशी से उछलती हुई सामने आई और एक अमेरिकन साइंस जर्नल उसकी ओर बढ़ाती हुई ऋचा को दिखाते हुए बोली, ये देख, इसमें तेरे रोहन की एनालिसिस रिपोर्ट छपी है, रिसर्च पेपर छपा है। उसके नाम की तो पूरी धूम मची हुई है, सबने उसके पेपर्स की बहुत ज़्यादा सराहना की है। ऋचा ने जर्नल को देखा तो उसका कलेजा धक्क होकर रह गया। उसकी थीसिस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को रोहन ने अपने नाम से छपवा लिया था, यानी उसने उसे धोखा दिया था। ऋचा को इतने बड़े धोखे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह वहीं एक कुर्सी पर धम्म से नीचे बैठ गई। तुझे क्या हुआ? तुझे खुशी नहीं हुई यह सब देखकर? ऋचा की हालत देखकर ज्योति अचानक से घबरा गई, लेकिन ऋचा बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठी रही। उसकी 2 वर्षों की मेहनत रोहन ने चुपचाप से लूट ली थी। उसका रिसर्च पेपर अब रोहन का हो चुका था। अब कौन करेगा उसकी बातों पर विश्वास? अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। उसने रोहन से बिल्कुल सच्चा प्यार किया था। अगर वह एक बार भी कहता तो वह अपने साथ साथ उसकी थीसिस भी तैयार करवा देती, भला क्यों ना करती। मगर उससे न केवल उसकी मेहनत को लूटा था, बल्कि
उसके दिल को भी तोड़ दिया था और उसके विश्वास को तो उसने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। वह केवल एक बार उससे मिलकर पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर उस इंसान से दोबारा कभी भी कहीं पर भी मुलाकात नहीं हुई थी। समय का पंछी अपनी गति से उड़ता रहा। ऋचा ने बहुत जल्दी ही खुद को संभाल लिया था और कोई चारा भी नहीं था। उसने नए सिरे से रिसर्च पेपर तैयार करके अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी। उसके बाद 3 सालों तक एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए काम किया था। उसके पापा धर्मेश कुमार ज्ञानेश्वरी का भी फार्मास्यूटिकल्स का छोटा सा व्यवसाय था। वह थोड़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने पापा को ज्वाइन करना चाहती थी। उनकी प्रेरणा से ऋचा ने नौकरी छोड़कर अब ज्ञानेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की और पिता के अनुभव और बेटी की मेहनत ने देखते ही देखते ज्ञानेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। हर कोई उनकी कंपनी का नाम बड़े ही इज्जत से लेता था और आज उनकी कंपनी देश में एक प्रमुख स्थान पर रखी जाती थी। अब ऋचा के पिता DK ज्ञानेश्वरी कंपनी के प्रेसिडेंट थे और ऋचा मैनेजिंग डायरेक्टर थी। पिछले कुछ दिनों से ऋचा के पापा अब थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से बीमार चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने अब ऑफिस आना बंद कर दिया था। इससे ऋचा पर काम का बोझ काफ़ी सारा बढ़ गया था, तो उसे कंपनी के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो इस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर उसमें मेहनत करे। कई लोगों के आवेदन में से शॉर्टलिस्ट होकर आए हुए आवेदनों में रोहन कुमार का रेज्यूमे देखकर ऋचा का पुराना जख्म अब पूरी तरह से हरा हो गया था। जिस व्यक्ति ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया था, आज उसी ने उसी की कंपनी में नियुक्ति के लिए आवेदन भरा था। उसने मन में अच्छे से पूरा प्लान बना लिया था कि उसे क्या क्या करना था। गुस्से में ऋचा का तो मन हुआ कि वह रोहन का आवेदन पत्र फाड़कर फेंक दे, पर फिर कुछ सोचकर उसने अपने सेक्रेटरी को बुलवाकर न सिर्फ उसका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा दिया, बल्कि अपने मन ही मन में पूरा का पूरा प्लान बना दिया था। उसी के हिसाब उसने 5 वर्ष के एग्रीमेंट पेपर्स भी बनवा लिए थे। उसे पता था कि रोहन उसके जाल में ज़रूर फंस जाएगा और एग्रीमेंट के लिए बिल्कुल ना नहीं करेगा, और जैसा ऋचा ने सोचा था वैसा ही हुआ और रोहन ने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। पिछले 3 महीनों से वह काम और कंपनी की MD से मिलने के लिए बुरी तरह से तरस रहा था। यह सब सोचते सोचते ऋचा की सांस अब फूलने लगी थी। उसने पानी मंगवाया और पिया और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, शीतल, यदि मिस्टर रोहन नॉर्मल हो गए हों तो उन्हें अंदर भेज दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इधर रोहन की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वह शॉक की स्थिति में था। सेक्रेटरी के बुलाने पर वह अपनी रही सही सारी हिम्मत बटोरकर दोबारा MD के केबिन में जा पहुंचा, पर किस मुंह से उसका सामना करता। सधे हुए स्वर में ऋचा ने अब फिर से कहा, तो आप जानना चाहते थे कि आपको काम क्यों नहीं दिया जा रहा? रोहन असमंजस में था, इसलिए वह केवल मौन ही रहा। ऋचा फिर से बोली, आपने मुझसे मेरी 2 वर्षों की मेहनत छीनी है। अब मैं सूद समेत आपसे आपके 5 वर्ष छीन रही हूँ। बस आराम से बैठिए और मुफ्त की रोटियाँ तोड़िए। यही मेरा प्लान था, लेकिन यह तो मेरा मानसिक शोषण होगा। अचानक से रोहन बोल पड़ा और किसी तरह हिम्मत जुटाकर रही सही बातें बोल सका था। क्या शोषण करना सिर्फ पुरुषों का ही एकाधिकार है और नारी केवल शोषित होने के लिए बनी है? ऋचा का स्वर अब थोड़ा सा ऊंचा था और वह गुस्से में बोल पड़ी थी। वह रोहन की आंखों में आंखें डालते हुए उसने यह सब कहा था, रोहन, आप मेरी मेहनत को चुरा कर कायरों की तरह भाग गए थे, लेकिन मैं तो आपको मुफ्त के पैसे दे रही हूँ, वह भी आपके सामने। बस
आप भाग नहीं सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। रिचा, ऐसा मत करो प्लीज़। रोहन का स्वर अब कातर हो गया था। उसके अंदर रिचा से आंखें मिलाकर बात करने का साहस तक नहीं था। चलो ठीक है रोहन, मैं ऐसा नहीं करती, पर इसके लिए आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मान सकेंगे आप? आपको यह स्वीकार करते हुए प्रेस में विज्ञापन देना होगा कि 20 साल पहले अमेरिकन जर्नल में जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा था। कर सकोगे ऐसा तुम? तुमने जिस थीसिस पर डॉक्टरेट हासिल की है वह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी मेहनत थी। यकीन मानो, इसके बाद मैं एग्रीमेंट भी फाड़ कर फेंक दूंगी जो तुमने मुझे साइन करके दिया है, तो और तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगी। यह मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो समझो रिचा। रोहन के होठ बड़ी मुश्किल से हिले थे। तो फिर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, अपने चैम्बर में जाइए और अगले 5 सालों तक मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलिए। रिचा बुरी तरह गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल अंगार हो उठी थी। अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा था। रोहन चुपचाप वहाँ से उठा और वहाँ से लौट पड़ा। सोने का पिंजरा अब उसका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।